मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 69 जो कि है 10th क्लास के सामाजिक विज्ञान में से इतिहास की पुस्तक का 24/12 की ये वर्कशीट है। तो आइए शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। आज के इस वर्कशीट में हम करने वाले हैं यूरोप में राष्ट्रवाद से संबंधित 3 to 5 मार्क्स के टोटल 10 क्वेश्चंस और एक स्रोत आधारित प्रश्न है जो कि है 4 नंबर का। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आइए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप इनके आंसर। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने फ्रांसीसी लोगों में सामूहिक पहचान की भावना किस प्रकार पैदा की थी? तो उन्होंने क्या किया था? जितने भी फ्रांसीसी क्रांतिकारी थे, उन्होंने जब लोगों को इकट्ठा करना था तो उसके लिए सबसे पहले तो उन्होंने एक झंडा बनाया, खुद का एक अलग झंडा था। इसके अलावा फ्रांसीसी भाषा को राष्ट्र की भाषा घोषित कर दिया, क्योंकि भाषा बहुत बड़ा रोल प्ले करती है एकता में और एक सूत्र में बांधने के लिए। इसके अलावा समान कानून व्यवस्था लागू की गई, एक समान नाप तौल व्यवस्था अपनाई गई और नागरिक अधिकारों को मुख्यता दी गई कि जो नागरिक अधिकार होंगे, ह्यूमन राइट्स होंगे, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। नेपोलियन ने प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया जिसने पूरी व्यवस्था को अधिक कुशल तर्क बना दिया। तो समीक्षा कीजिए। तो इसके अंदर सीधा आपको इस वाक्य में पूछा गया है कि नेपोलियन ने कौन से परिवर्तन किए फ्रांस के अंदर। तो सबसे पहला, आधुनिकता की नीति अपनाई, बड़े परिवर्तन किए, मॉडर्नाइज किया पूरे फ्रांस को इसने। 1804 में उसने नागरिक संहिता बनाई जहां एक समान कानून की व्यवस्था की गई, संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। इसके अलावा सामंती व्यवस्था को समाप्त किया और नाप तौल की एक समान जो व्यवस्था लाया था वो नेपोलियन ही लाया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। यूरोप में राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति ने किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? देखो, संस्कृति में कल्चर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एकता और राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए। तो सबसे पहले भाषा, उन्होंने पोलैंड में जो पॉलिश भाषा थी उसको बहुत बड़ा रोल प्ले किया और इसी के द्वारा राष्ट्रवाद की भावना और भी ज़्यादा फैली, क्योंकि अपनी भाषा में चीज़ों को जानना, वो अपनेपन की भावना अलग ही होती है। इसके अलावा संस्कृति, लोक संस्कृति जैसे कि लोक काव्य हो गए, नृत्य हो गए, इसके माध्यम से लोग बहुत ज़्यादा लोगों तक नॉलेज पहुंची। संगीत के जरिए भी इन्होंने संघर्ष को बढ़ावा दिया और संगीत सुनते ही जब देशभक्ति गाने आते हैं तो अपने आप एक राष्ट्रवाद की जो भावना होती है वो पैदा हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 4। जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। देखो, इस वर्कशीट में आपको तीनों ही एकीकरण बताए गए हैं, जर्मनी, इटली और ब्रिटेन, और तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो इनको बहुत ध्यान से करना है। वैसे यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में बताया गया, प्लीज़ इन सेंटेंस को एक्सप्लेन भी करना है। सबसे पहले जर्मनी का एकीकरण एक लंबी व जटिल प्रक्रिया थी। ऐसा नहीं था कि बहुत जल्दी हो गया था, बहुत लंबा समय लगा इसको बनने में। जर्मनी एकीकरण का प्रथम प्रयास 1848 में हुआ जो कि सफल नहीं हुआ। तीसरा, जर्मनी के मुख्यमंत्री जर्मन एकीकरण के सूत्रधार बने। वहीं प्रशिया ने ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के खिलाफ फ्रांस के खिलाफ 3 युद्ध लड़े प्रशिया ने, और जर्मनी एकीकरण की जो प्रक्रिया थी वो फाइनली 1871 में पूरी हो गई। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि मैंने आपको बोला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इटली का एकीकरण। तो इटली का एकीकरण लंबी और जटिल प्रक्रिया थी। ये भी लंबी प्रक्रिया थी क्योंकि इटली 7 भागों में विभाजित था। इटली के एकीकरण की शुरुआत मेज़नी ने की थी। वहीं 1861 में सिसिली के विलय के साथ ही इटली का एकीकरण पूरा हुआ और विक्टर इमेनुएल इटली के सम्राट घोषित किए गए। बहुत ही शॉर्ट में, थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में आंसर बता रही हूँ, प्लीज़ इनको एक्सप्लेन भी करना है आपको। नाउ नेक्स्ट, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्रिटेन कैसे एक राष्ट्र राज्य बना? और थोड़ा सा अलग था, ब्रिटेन का जो एकीकरण था वो थोड़ा सा अनोखा था। ब्रिटेन 4 स्वतंत्र राष्ट्र थे पहले, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, आयरलैंड। इसके अलावा 1688 में ब्रिटेन में संसदीय राजतंत्र की स्थापना हुई, यानी कि एक ऐसी संसद जहाँ पर राजतंत्र होगा। 1707 में यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन हुआ और इसी समय वेल्स और स्कॉटलैंड को ऐड कर लिया गया। कब? 1707 में। बहुत ही चालाकी पूर्वक हुए थे ये सारे कार्य। इसके अलावा आयरलैंड को 1801 में बलपूर्वक शामिल किया गया, ज़बरदस्ती उसको ब्रिटेन में लाया गया। वहीं जैसे ही आयरलैंड शामिल हुआ
1801 में फाइनली जो ब्रिटेन था वो बन गया। क्वेश्चन नंबर 7, यूरोप में राष्ट्रवाद के उत्थान के लिए कौन कौन से कारण थे जो उत्तरदायी थे कि लोग क्यों राष्ट्रवाद चाहते थे, लोग क्यों चेंजेस चाहते थे। तो फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ा है और सबसे पहले तो यूरोप पर ही पड़ा है, तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा था। दार्शनिकों के विचार, दार्शनिकों ने सच्चाइयाँ बताई लोगों को जा जाकर। भाषा और संस्कृति, मध्यम वर्ग का उदय। मध्यम वर्ग में ये वो लोग थे जिन्होंने पढ़ाई लिखाई करी और इनको अपने अधिकारों के बारे में पता चला और इनको ये पता चला कि विशेषाधिकार जन्म के आधार पर नहीं होने चाहिए, तो इनका बहुत बड़ा रोल था। और यस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेपोलियन की भूमिका। नेपोलियन एक ऐसी आधुनिकता लेके आया जिसमें लोगों के अंदर मन में आया कि नहीं, जो विशेषाधिकार है वो समाप्त होने चाहिए और समान नागरिक अधिकार होना चाहिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, 1804 की नागरिक संहिता के प्रावधान आपको बताने हैं। क्या क्या उसके अंदर बेसिक था, तो सबसे पहला, कानून के समक्ष समानता, संपत्ति का अधिकार सुरक्षित किया गया, सरलीकृत प्रशासनिक व्यवस्था अपनाई गई, सामंती व्यवस्था को समाप्त किया गया और बेगार और बंधुआ मजदूरी को भी समाप्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 9, 1830 का दशक यूरोप के लिए आर्थिक मुसीबतों को लाने वाला था। तर्क बताना है कि कैसे 1830 में यूरोप में आर्थिक मुसीबतें आईं। तो सबसे पहले जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी, जनसंख्या बढ़ी तो बेरोजगारी भी बढ़ गई, औद्योगिक विकास के कारण लघु उद्योग पूर्णतः समाप्त हो गए और अनाज की कमी हो गई। ये वो 4-5 बड़े कारण थे जिसकी वजह से यूरोप में फाइनेंशियली क्राइसिस हुए, आर्थिक तौर पर इनमें कमी आई। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, 19वीं शताब्दी में महिलाओं के चित्र किस प्रकार राष्ट्रवाद के रूप में परिवर्तित हो गए। इससे पहले वाली वर्कशीट में भी हमने 1 मार्क का एक क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें आपको एक फ़ोटो दी थी और पहचानना था, तो वो जर्मेनिया थी। तो यहाँ पे बताने हैं कि कैसे वो एक रूप बनकर सामने आ रहे थे। तो सबसे पहले यूरोपीय राष्ट्रों को नारी रूप के प्रदर्शित किया जा रहा था, काल्पनिक रूपक थे, शक्ति और ज्ञान का प्रतीक माना जा रहा था इनको, और इससे यूरोपीय देशों में राष्ट्रवाद के विकास में मदद मिली। तो जर्मेनिया जर्मन की और मारियान फ्रांस की राष्ट्र के रूप में, रूपक के रूप में सामने आई। अब आपको स्रोत आधारित प्रश्न है, पैराग्राफ आप पढ़ लेना, उसके आंसर मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि अर्नेस्ट रेनन कौन था, तो फ्रांसीसी दार्शनिक और इतिहासकार। ये आंसर आपको पैराग्राफ में ही मिल जाएंगे। अर्नेस्ट रेनन के अनुसार राष्ट्र की मुख्य विशेषता क्या थी, तो उनके अनुसार एक राष्ट्र के लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है राष्ट्र की मुख्य विशेषता। क्वेश्चन नंबर 3, स्वतंत्रता के अस्तित्व के लिए राष्ट्र की क्या भूमिका होती है। राष्ट्र की सबसे बड़ी जो भूमिका होती है वो होती है स्वतंत्रता की गारंटी। राष्ट्र का होना स्वतंत्रता की गारंटी होता है। और लास्ट है, अपने शब्दों में परिभाषित करना है राष्ट्र को, तो राष्ट्र एक भौगोलिक क्षेत्र के लोगों के समूह को कहते हैं, यानी कि एक भौगोलिक एक एरिया फिक्स्ड होता है उनका, ऐसा समूह जिसका इतिहास, परंपरा, पूर्वज साझे हों और साथ साथ जीने की इच्छा भी हो, यानी कि जिसका इतिहास सेम होता है, परंपरा सेम होती है, पूर्वज एक साथ रहते हों और जिनमें ये इच्छा हो कि हम भविष्य में भी एक साथ रहेंगे। बच्चों, आज की वर्कशीट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से भरी हुई थी। इन सभी क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ना है और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।